हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम। आज मैं आप लोगों के बीच जीएस प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रैक्टिस क्विज का अभ्यास करें और अपना स्कोर अवश्य चेक करें। यदि आपको यह प्रैक्टिस क्विज अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? तो गुरु गोविंद सिंह की महानता सिखों की सैनिक व्यवस्था को गठित करने में निहित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुली प्रणाली भी शुरू की थी और गुरु गोविंद सिंह सिखों के सबसे अंतिम गुरु अर्थात सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? बौद्ध गाथाओं में हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, जबकि ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ऐसे बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हाथी प्रतीक है बुद्ध के जन्म का। ऐसे विकल्प में होना चाहिए था बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है तो हाथी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह और भिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग, इसका प्रतीक है घोड़ा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो बीजापुर का गोल गुंबज आदिल शाही स्थापत्य कला का उदाहरण है। बीजापुर कर्नाटक में अवस्थित है और बीजापुर का गोल गुंबज जो है भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। कुतुब शाही स्थापत्य कला, इसका उदाहरण है गोलकुंडा का किला जो हैदराबाद में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मुगल बादशाह शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था, जिसके बचपन का नाम मुअज्जम था, जबकि फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। महान साहित्यकार बागपति और भवभूति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो बागपति और भवभूति जो थे यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, जबकि हर्षवर्धन के दरबार में वानभट्ट रहते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? सिली पॉइंट क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाला शब्द है और क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाला अन्य शब्द जैसे थर्ड मैन, मैडन, पॉपिंग क्रीज, एलबीडब्ल्यू, थर्ड एम्पायर, फोर्थ एम्पायर, गुल्ली और गली इत्यादि हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व विभाग का प्रभारी कौन था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व विभाग का जो प्रभारी था यह टोडरमल था। टोडरमल ने दहसाला व्यवस्था 1580 में लागू करवाया था और टोडरमल अकबर के दरबार का भू राजस्व मंत्री था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखी थी और अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था, जिन्होंने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन देना, हुलिया लिखना, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। बाजार नियंत्रण की प्रथा की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने जिस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया उसका नाम था मराठा, और एक मराठा समाचार पत्र का भी संपादन किया था, उसका नाम था केसरी। मराठी भाषा में केसरी था और अंग्रेजी भाषा में मराठा था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक किताब भी लिखी थी और यंग इंडिया जो किताब था इसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अब बम्बई क्रॉनिकल के संपादक जो थे यह थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हंटर कमेटी की नियुक्ति किस जांच के लिए किया गया था? हंटर कमेटी की जो नियुक्ति थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था और यह कमेटी जो है 19 अक्टूबर 1919 को गठित किया गया था, जो 8 सदस्यीय कमेटी था जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे और 19 अक्टूबर 1919 को ही पूरे भारत में
अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली जो था लॉर्ड हार्डिंग काल के शासनकाल में स्थानांतरित किया गया था और दिल्ली भारत की राजधानी 11 दिसंबर 1912 को बनी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह टॉय ट्रेन, खिलौना ट्रेन है। चलिए, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो 1964 से 66 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के रेल मंत्री के पद पर भी रह चुके थे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले यह पहले मंत्री थे। इनकी मृत्यु 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में ताशकंद समझौता के दौरान हो गई थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद भारत की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कही जाती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है? तो हमेशा दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। संसद के 2 सदन होते हैं, प्रथम सदन, द्वितीय सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यदि लोकसभा आरोप लगाता है राष्ट्रपति पे तो राज्यसभा जांच करते हैं। यदि राज्यसभा राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है तो लोकसभा जांच करता है। तो हमेशा दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की आकस्मिक निधि आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है। मैंने पहले बताया था कि आकस्मिक निधि से यदि धन खर्च करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है और यदि संचित निधि से धन खर्च करना हो तो संसद की अनुमति जरूरी है। संचित निधि का जो वर्णन है अनुच्छेद 266 में है, जबकि आकस्मिक निधि का जो वर्णन है यह आर्टिकल 267 में है। 267 में आकस्मिक निधि, 266 में संचित निधि। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह की ऋतुएं पृथ्वी के समान है? तो पृथ्वी के समान जो ऋतुएं पाई जाती है यह मंगल ग्रह में पाए जाते हैं और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का पृथ्वी के तरह ही 2 ध्रुव मंगल ग्रह पर मिलते हैं और इनके 2 उपग्रह भी हैं मंगल ग्रह के, उसका नाम है फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की मात्रा की पूर्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन वूल भी कहा जाता है। और रही बात अफ्रीका की, तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है और यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। विश्व की सबसे शांत सीमा 49वीं समानांतर अक्षांश किन 2 देशों को जोड़ती है? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा है और उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच है, जबकि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समांतर रेखा है। 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है।
भारत में बृहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के में होती है? तो जूट की खेती बृहत पैमाने पर हुगली नदी घाटी क्षेत्र में होती है। हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को ही हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और इसी नदी पर फरक्का बांध अवस्थित है और जूट की खेती सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही होती है। भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो था 1918 में प्रकाशित हुआ था, जबकि यह 1918 में यह प्रकाशित हुआ था, जबकि यह जो एक्ट था, यह जो सुधार था 1919 में पारित हुआ था। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में पारित हुआ था, जबकि प्रकाशित हुआ था 1918 में। इस मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में यह बताया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका होगी, जबकि प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली होगी। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च श्रेणी, भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से निकलता है? तो यह प्राप्त होता है मकराना से, जो राजस्थान में पड़ता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापा था। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है और यह ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में बना था। 1956 में बना था। और जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में राउरकेला स्टील प्लांट 1953 में लगाया गया था। 1953 में जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया था, जबकि दुर्गापुर इस्पात प्लांट जो था यह ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में 1956 में लगाया गया था। कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, तृतीय पंचवर्षीय गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय हो गया 56 से 61, द्वितीय हो गया 1956 से 61 द्वितीय, और तृतीय हो गया 61 से 66, तृतीय 61 से 66 और 66 से 69 योजना अवकाश था, इसलिए इसका उत्तर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का महत्व दिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को महत्व दिया गया था, तृतीय में भी कृषि और उद्योग दोनों को महत्व दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो। शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति जो होती है ये गर्म मुद्रा में होती है, गर्म मुद्रा में, और जिसका लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो जिसमें, वह सुलभ मुद्रा कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का एक उपयोजना थी? तो यह योजना थी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के प्रमुख योगदान दिए? तो विदेशी मुद्रा भंडार में रुपये का अवमूल्यन भी योगदान दिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी दिया है, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता भी दिया है। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो ट्रेड पॉइंट की स्थापना का जो उद्देश्य है, आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान वाला केंद्र बी होगा। स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? तो स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य है मुद्रास्फीति के साथ व्यापारिक मंदी। मुद्रास्फीति के साथ व्यापारिक मंदी। बाइनरी कोड्स जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर कोड में होता है, तो बाइनरी कोड या बाइनरी डिजिट कहलाते हैं 0 और 1। 0 और 1। वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो वॉलीबॉल की टीम में कुल 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कुल 6 खिलाड़ी होते हैं, जबकि 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं, नेटबॉल में होते हैं, वाटर पोलो। कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी जिम्नास्टिक में होते हैं और 9 खिलाड़ी जो हैं बेसबॉल और खो खो में होते हैं। चलिए, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील मनोहर गावस्कर। सुनील मनोहर गावस्कर। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल
यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? तो 480 से 120 को भाग दे दिया जाए, 480 से 120 से भाग दे दिया जाए तो 12 × 48 4 मीटर होगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है, तो सबसे कम विलय है बेंजीन, इसका अनुसूत्र होता है C6H6। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए सभी पिंडों के निम्नलिखित में से क्या समान होता है? जो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु पृथ्वी पर यदि गिरता है तो उसमें समान होता है त्वरण। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी तल पर स्थान के अक्षांश पर, पृथ्वी तल के स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है त्वरण का मान। किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है? तो किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है? मच्छर का तारत्व अधिक होता है, और तारत्व के कारण ही ध्वनि मोटा या पतला पता चलता है। ध्वनि मोटा है या पतला, इसका पता उसके तारत्व से ही पता चलता है। त्वरण नहीं है, गलत है, पिच का मतलब तारत्व होता है। चलिए, ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, 60 cm प्रति सेकंड बढ़ जाता है। प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग 60 cm प्रति सेकंड बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि वेग पर निम्नलिखित में किस अवयव का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का पड़ता है। ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? तो शीशा विद्युत रोधी नहीं है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वह चांदी है, जो उष्मा का सुचालक भी है। चांदी है जो विद्युत को उष्मा का सुचालक होता है। इसका परमाणु भार आपको 107 होता है, जबकि परमाणु संख्या, इसका याद रखेंगे, चांदी का जो परमाणु संख्या होता है यह 47 होता है। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, और चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहा जाता है। इसके यौगिक हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में, और सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रयोग होता है यह मतदाता के उंगली में स्याही के रूप में किया जाता है, उंगली पर स्याही के रूप में किया जाता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, तो सभी होगा इसमें, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक काफ़ी उच्च होता है, धारा बहन अधिक होता है। चलिए, कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? ध्रुव पर, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। तो नमन कोण जो होता है ध्रुव पर वह 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। और भूमध्य रेखा, चुंबक पे जो भूमध्य रेखा होता है उस पे जो नमन कोण होता है यह 0 डिग्री होता है। तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री और ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो वायु में प्रकाश का वेग आपको लाल रंग के लिए सर्वाधिक होता है। लाल रंग के लिए सर्वाधिक होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक और प्रकीर्णन, लाल रंग का अपवर्तनांक और प्रकीर्णन दोनों कम होता है, जबकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक और प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। आते हैं बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, बैगनी रंग का विक्षेपण ज़्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रकृति में कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? तो प्रकृति में मुख्यतः यूरेनियम 238 पाया जाता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में जो यूरेनियम की आवश्यकता होती है ईंधन के रूप में वह होता है यूरेनियम 235, और नहीं तो यूरेनियम 239। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है, जबकि प्रकृति में जो मुझे यूरेनियम मिलता है वह है यूरेनियम 238। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका इस्तेमाल किया था? न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया था। कैडमियम या बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। विभवांतर का मात्रक है। चलिए, रजिस्टर में स्वर्णबंध की सहन क्षमता है, तो रजिस्टर में स्वर्णबंध की सहन क्षमता 5% होती है, 5%।
आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकिरणन के कारण होता है, प्रकिरणन के कारण होता है। और प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को सरल धारा डीसी में बदलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एसी को डीसी में बदला जाता है किसके द्वारा? दिष्टकारी के द्वारा। दिष्टकारी के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। और ट्रांसफार्मर उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में बदलता है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो बदलता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? तो प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद जो तना होता है। चलिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। और कवक का जो अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में शैवाल का, और कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी में, और जीवाणु का अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी में, अब विषाणु का अध्ययन होता है वायरोलॉजी में। फिर से सुने, फाइकोलॉजी में अध्ययन होता है शैवाल का, और माइकोलॉजी में अध्ययन होता है कवक का, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का, वायरोलॉजी में विषाणु का। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सी पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है तो क्या बनेगी? मीथेन बनेगी। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में चेर, चोल और पांडे का उल्लेख हुआ है, जबकि कदंब का उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर होगा कदंब। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित ये प्रश्न है। तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था, यह कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे इन्होंने, और इनका जो निधन हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में जो नेपाल में पड़ता है 563 में हुआ था। 563 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो निधन यानी महान परिनिर्वाण जो हुआ था यह आपको 483 में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया देवी था, पत्नी का नाम यशोधरा था। अब गौतम बुद्ध के मौसी का जो नाम था वह गौतमी था, और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश था कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में पहला उपदेश दिया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, सर्वाधिक उपदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम बताएं। तो हुमायूं ने जो युद्ध लड़ा था वो था देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। सबसे पहले देवरा की लड़ाई 1532 में, देवरा की लड़ाई 1532 में, चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में, और सरहिंद की जो लड़ाई थी 1555 में लड़ी गई थी हुमायूं के द्वारा। देवरा की लड़ाई में हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था। चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं जो था शेर शाह सूरी से हार गया था, जबकि सरहिंद की लड़ाई में यह अंतिम निर्णायक लड़ाई युद्ध था। सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराकर पुनः बादशाह बना था। चलिए, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल था। कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जो वो था वारेन हेस्टिंग्स। चलिए रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जिसने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था।
बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था, जबकि समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा से प्राप्त किया था। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, यह शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह ने बनाया था और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हुए हैं भारहारास मूलक होते हैं। भारहारास मूलक होते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो पदेन अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारत में योजना आयोग जो था यह 15 मार्च 1900 को बना था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग बना था। योजना आयोग, अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया है। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो भारतीय रुपये की जो विनिमय दर है यह कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित किया जाता है। तो ये था मेरा दूसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।